हेलो एवरीवन। तो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो आज इसमें देखते हैं कि आपका भाग जो 6 में दिए हुए हैं कि जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी ऑफ द स्टेट, राज्य की न्यायपालिका। ठीक है, राज्य की न्यायपालिका जिसके तहत हम हाई कोर्ट को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। देखो पहले क्या हो गया आपका 214 से लेकर के उच्च न्यायालय के बारे में 214 से लेकर के 231 में दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो पहला ही आर्टिकल आता है आपका 214 आर्टिकल क्या बोलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 241। ठीक है, तो आर्टिकल 241 बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए ठीक है एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, तो देखो हाई कोर्ट प्रत्येक स्टेट के लिए, जो भी ईच एंड एवरी स्टेट होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ये आपका बोलता है आर्टिकल 214। ठीक है, आर्टिकल 214 में बोला गया। ठीक है, और इसका देखो आर्टिकल है 231 क्या बोलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या बोला गया है इसमें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक न्यायालय, जिससे कि एक स्टेट के लिए, अब देखो पहले तो 214 बोला गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, बट यहाँ पे 231 अनुच्छेद ये भी वो कहता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्या इसमें लिखोगे आप कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो 2 एंड या मोर देन 2। ठीक है, 2 एंड मोर देन 2 स्टेट्स के लिए ऐसा आपका वन सिंगल एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको बोलता है आर्टिकल 231 और आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए आपका एक उच्च न्यायालय होगा। देखो तो इसी में आप राज्य की जो न्यायपालिका, इसी के तहत देखो आपका हाई कोर्ट से तहत कुछ आपके अधिनियम आए थे। देखो तो एक आया था आपका 1881 में। तो ये क्या था कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, क्या था आपका भारतीय, लिख लोगे अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था। ठीक है, तो आप याद रखोगे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। तो ये आपका आया हुआ था कब, 1831 को, 1881 अधिनियम। ठीक है, अधिनियम। तो ये कब आया आपका, ये आया था आपका 1831 में। ठीक है, तो इंडियन हाई कोर्ट जुडिशरी एक्ट। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे। ठीक है, देखो इसी में है कि आपका अगर क्वेश्चन आता है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट किस ईयर में मतलब बिल्ड हुए, किस ईयर में बनाए गए, तो आप याद रखोगे 1882। कब, 1882 में, 1862 मतलब 1862 में कौन कौन से, याद रखोगे कलकत्ता और आपका मद्रास एंड आपका बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये देखो तो ये कब बनाया गया, 1862 में। अगर यहीं भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, कब बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको बनाया गया था 1866 में। ठीक है, तो 1866 में, तो 1866 में कब कौन बनाया गया आपका, ये बनाया गया था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका कब बना, तो ये बना था आपको 1866 में, 1866 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप देखो अगर क्वेश्चन आता है आपसे, पूछता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो कब बना, तो ये बना था आपका 1966 में। कब, 1966 में। तो लिख लोगे जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है, ये कब बना, ये बना 1966 में। ठीक है, और देखो कि अगर पूछे आपसे कि मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, तो ये किस ईयर में बने, तो ये बने थे आपके 2013 में। कौन 2013 में कौन बना, तो 2013 में 3 हाई कोर्ट बने, जिसमें कि पहला आपका था मणिपुर हाई कोर्ट एंड सेकेंड वन इज आपका मेघालय हाई कोर्ट एंड थर्ड वन आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपके बने थे कब, ये देखो ये आपका जो मणिपुर है ये कहो 21 नंबर का, ये आपका है 22 मतलब कि 22 मतलब 22 नंबर का, और ये आपका मेघालय हो गया आपका 23 नंबर का, एंड ये आपका त्रिपुरा हो गया आपका 24 नंबर का। ठीक है, तो 24 नंबर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हो जाता है कि 24 मतलब कि नंबर का आपका कौन सा हाई कोर्ट है, तो डैट इज त्रिपुरा हाई कोर्ट, एंड 23 तो डैट इज मेघालय, एंड 22 तो वो आपका है मणिपुर।
ठीक है, तो इसे आप याद रखोगे। एंड अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि जो मतलब कि अमरावती हाई कोर्ट है, ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट का भी स्टैब्लिश कब बना, ठीक है, तो इससे आप याद रखोगे ये बना था आपका 2019 में। कब? 2019 में कौन बना? देखो ये आपका अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती हाई कोर्ट ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये किस नंबर का है? देखो तो ये आपका है 25 नंबर का, 25 नंबर का हाई कोर्ट है, ठीक है, 25 मतलब 25वें नंबर का हाई कोर्ट है, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं, इसमें देखो अगला आर्टिकल आप पढ़ोगे, आर्टिकल तो इसमें अगला आर्टिकल आप पढ़ोगे आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 क्या बोलता है? ठीक है, तो आर्टिकल 215, ठीक है, तो आर्टिकल 215 आपसे बोलता है कि देखो उच्च न्यायालय एक ऐसा एक आपका रिकॉर्डेड मतलब न्यायालय है, मतलब रिकॉर्डेड मीन्स आपका एक अभिलेख न्यायालय। कैसा है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, अभिलेख। ये आपका जो हाई कोर्ट है ये कैसा है? ये आपका हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी केसेस आते हैं, जितने भी केसेस की सुनवाई होती है, वो सब कैसे रिकॉर्डेड फॉर्म से होते हैं। अब देखो इस रिकॉर्डिंग को या यहाँ के केसेस को मतलब फॉलो करना, जो भी जितने भी आपके लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो उनका क्या, उनकी ड्यूटीज है, ठीक है, उनकी ड्यूटीज है कि उनको फॉलो करना, ठीक है। जैसे तो जितने भी हाई कोर्ट कैसा है कि आप याद रखोगे, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये कोर्ट्स कैसा है? रिकॉर्ड्स का कोर्ट है, मतलब अभिलेख न्यायालय है। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल लोअर कोर्ट्स टू फॉलो। जितने भी आपके लोअर कोर्ट्स मतलब कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, कितने लोअर कोर्ट्स मतलब जितने भी अधीनस्थ मतलब उसके जो निचले स्तर के न्यायालय हैं, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गए, बाकी जो न्यायालय हो गए, तो उन सब की मतलब कि क्या ड्यूटी, कर्तव्य है कि उनके मतलब कि जितने भी केसेस की सुनवाई होती है वहाँ पर कि उन सब की सुनवाई की जाए, या उन सब के बारे में एज आ रेफरेंस यूज किया जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। तो ये है आपका बोलता है आर्टिकल 215, ठीक है। देखो आर्टिकल 215, अगला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 में, ठीक है, क्या दिया हुआ है? देखो आर्टिकल 216 में बोला गया कि हाई कोर्ट की संरचना कैसी होनी चाहिए, हाई कोर्ट की संरचना के बारे में, ठीक है। तो हाई कोर्ट की संरचना के बारे में आर्टिकल 200 आपका जो अनुच्छेद कौन सा 216 है, उसमें दिया हुआ है कि हाई कोर्ट की संरचना कैसी होनी चाहिए। देखो तो आप याद होनी चाहिए, हाई कोर्ट की संरचना में एक तो आपका होगा, ठीक है, जो मतलब कि चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, तो वन चीफ जस्टिस एंड जो अन्य और उसके साथ में जो मतलब कि अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो लिख लोगे यहाँ पे अदर जजेज मतलब अन्य न्याय मतलब कि जो भी जज होंगे, तो अन्य और जज होंगे, एक तो एक मुख्य आपका न्यायाधीश होंगे और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। इसके साथ में जो सभी जज हैं, ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट किससे होता है? ठीक है, तो जो ऑल जजेज होंगे, जितने भी सभी जज हैं, तो इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट। इसके द्वारा बाई प्रेसिडेंट मतलब कि आप राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। तो इन सभी आपके जो जितने भी जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय की, इन सभी को किसके द्वारा? आपके उच्च मतलब कि आपके प्रेसिडेंट मतलब आपके राष्ट्रपति के द्वारा इनको चुना जाता है, या इनको नियुक्ति इनकी आपकी राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 क्या बोलता है? ठीक है, तो आर्टिकल 217 है कि जो भी देखो आपकी जो हाई कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस होगा, तो इसकी नियुक्ति करेंगे आपके प्रेसिडेंट। कौन? आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, इनकी नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट। एंड और जो अदर जजेज होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के जो अदर जजेज होंगे, ठीक है, तो इनकी नियुक्ति करेंगे कौन? प्रेसिडेंट करेंगे, बट किसकी सलाह पर? आपके ये देखो प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पर? तो वो चीफ जस्टिस। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस तो होंगे, बट किसके? आपके सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। तो CJI, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे मुख्य न्यायाधीश, उनकी सलाह पर किए जाएंगे अन्य जजों की नियुक्ति, किसमें? हाई कोर्ट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला आर्टिकल है आपका कौन सा? 17 के बाद आपका आर्टिकल 218, ठीक है। तो आर्टिकल 218 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 218 में आपका एलिजिबिलिटी दी हुई है, ठीक है, मतलब कि एलिजिबिलिटी वो भी किस चीज़ की? तो आपकी एलिजिबिलिटीज मतलब जज बनने की, किसकी? जज बनने की एलिजिबिलिटीज, ठीक है, वो भी कहाँ के? आपके हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी मतलब योग्यताएं क्या होंगी? तो योग्यताएं तो पहला वही कि आप कैसे मतलब कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मतलब आप कैसे, पहले नंबर तो आप भारत के नागरिक हो, दूसरे नंबर पे
ठीक है। आपकी एज किससे मतलब कि 62 ईयर्स से कैसे मतलब कि कम होनी चाहिए, तो लेस देन 62 ईयर्स। तो आपकी कैसी होनी चाहिए एज, तो आपकी एज मतलब कम होनी चाहिए किससे, आपकी एज कम होनी चाहिए 62 ईयर्स, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो। एंड थर्ड वन, अगली क्या, कि आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। कैसा, आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, भी किस चीज़ का, एज ए जज के रूप में, एज ए जज के रूप में आप काम कर चुके हो, ठीक है। ये वो भी कहाँ पर, मतलब कि मतलब कि एज ए जज के रूप में आप काम कर चुके हो 10 साल, या 10 ईयर्स प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है, एडवोकेट के रूप में, किसमें, मतलब कि 10 ईयर्स आप प्रैक्टिस कर चुके हो किसमें, एडवोकेट मतलब वकील के रूप में, हाई कोर्ट में, ठीक है, तब आप जज बनने की मतलब पात्रता रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटीज। एंड अगला देखो आर्टिकल आता है आपका 219 क्या बोलता है कि देखो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा, तो इसमें आता है कि जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जितने भी आपके तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जजेज होंगे, तो इनको ओथ कौन दिलाएगा, ठीक है, ओथ मतलब आपकी शपथ। तो दो शपथ इनको दिलाई जाती है किसके द्वारा, मतलब कि बाई गवर्नर मतलब राज्यपाल के द्वारा। जो भी उस स्टेट के राज्यपाल होंगे तो उनके द्वारा क्या मतलब उनको शपथ दिलाई जाएगी उनको, ठीक है, मतलब ओथ दिलाई जाएगी, ठीक है, शपथ मतलब ओथ दिल। तो अगला आपका आर्टिकल आता है 220 क्या बोलता है, 220 आर्टिकल बोलता है कि दो सेवानिवृत्त होने के बाद में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो भी, देखो जैसे आप मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, अगर वो एक बार उनका मतलब कि टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है, अपनी सर्विस से वो उनको रिटायरमेंट मिल गया, तो रिटायरमेंट होने के बाद में वो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अगर उनको जॉब करनी अब, तो हाई कोर्ट से कर हुए रिटायर, ठीक है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ कहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के वहाँ पे क्या मतलब एडवोकेट के पद पर कार्य कर सकते हैं, मतलब वकालत कर सकते हैं। उसके अलावा और किसी भी प्लेस पे, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट के न्यायालय पे वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है तो आप उस स्तर से आप ऊपर जाइए, ठीक, हाई कोर्ट में आप हाई कोर्ट से रिटायर हुए तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं, बट उससे नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे। तो अगला देखो आर्टिकल आता है कि अगला आर्टिकल आपका 226। तो 226 क्या बोलता है, ठीक है, 226 आपका आर्टिकल देखो ये था आपका 220 आर्टिकल। 220 में क्या बोलते हैं कि अगर आप हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए या आपसे सेवानिवृत्त होने के बाद में आप सिर्फ वकालत कर सकते हो कहाँ पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट से ऊपर जाकर के। आप ये नहीं कि किसी भी सेम लेवल के हाई कोर्ट किसी अन्य स्टेट में चले जाओ, वहाँ पे आप वहाँ वकालत नहीं कर सकते हो, ठीक है, या कोई जॉब कर सकते हो। तो वहाँ पे अगर आपको वकालत करनी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगला आर्टिकल आता है आपका 226। तो 26 बोलता है कि उच्च न्यायालय की रिट्स निकालने की शक्ति, वो भी जो भी आप उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं जो आप रिट निकालते हैं, ठीक है, कौन सी रिट, ठीक है, रिट हिंदी में ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रिट्स जो निकालने जो पावर होती है इनके पास, ठीक है, पावर होती है वो किसके द्वारा मिलती है इनको, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत मिलती है, ठीक है। याद रखोगे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछ लिया कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आपका देता है कौन सा अनुच्छेद, 226 अनुच्छेद। 226 किस संबंधित है, आपका रिट से, किससे, रिट से, ठीक है, रिट से जारी करने की पावर होती है किसके पास, आपका हाई कोर्ट के पास, ठीक है, हाई कोर्ट। तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स आपका जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स आपका जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय। तो आप इसमें दो पढ़ोगे, दो पहले इसमें आर्टिकल आता है आपका 223, ठीक, कौन सा आर्टिकल, 223। तो 223 क्या बोलता है आर्टिकल, देखो प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय होगा, ठीक है। कैसा है, मतलब कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट हैव मतलब वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल बोलता है 223, ठीक है। याद रखोगे प्रत्येक जिले के लिए एक जिला न्यायालय होना चाहिए। और देखो इसमें क्या है कि और क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक जिला न्यायाधीश होगा, कौन, एक जिला न्यायाधीश होगा, उसके साथ में और अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, अन्य न्यायाधीश होंगे। अब देखो इनको अगर पूछा इसमें कि इनको अपॉइंट किसको किया जाता है, ठीक है, तो ये अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड बाई इसके द्वारा गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है, गवर्नर्स के द्वारा, ठीक है, गवर्नर के द्वारा विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन किसके सलाह पर,
तो आपके चीफ जस्टिस जो होंगे, चीफ जस्टिस वो भी कहाँ के, आपके होंगे हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के। अब देखो अभी हम पिछले पढ़ रहे थे कि अगर हम हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, जब हाई कोर्ट के जो भी जजेज, उनको जजेज की नियुक्ति करी जानी थी, तो उनको कौन, मतलब कि आपके प्रेसिडेंट कर रहे थे, बट किसके एडवाइस से, एडवाइस आप जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब कि चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस होंगे उनकी एडवाइस से। अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे अब जिला न्यायाधीश, मतलब यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी गवर्नर मतलब कि राज्यपाल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल करेंगे किसकी सलाह पर, हाई कोर्ट के जो भी आपके हाई कोर्ट के जो भी आपके चीफ जस्टिस होंगे उनकी सलाह पर, जो भी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह पर ही उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और देखो अब इसमें अगर बात आ जाए कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपका जज बनने के लिए या न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, देखो तो वही आप कैसे आप इंडियन हो, मतलब भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप हो आपके भारत की, ठीक है। और 60 वर्ष से, इसमें क्या है दूसरा नंबर इसमें कि 60 वर्ष से आपकी वर्ष कैसे, मतलब 60 वर्ष से आपकी आयु कम होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है कि जो 7 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर रहे हो या किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक आपने वकालत की हो, ठीक है। तो 7 वर्ष तक आप या तो जज के रूप में काम कर चुके हो, या फिर और क्या शर्त है कि 10 वर्ष तक आपने वकालत की हो, ठीक है, 10 वर्ष तक आपने वकालत की हो, एडवोकेट के रूप में आपने कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो तभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए मतलब आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब अगला आर्टिकल इसमें आता है कि आर्टिकल 234 क्या बोलता है, ठीक है। तो याद रखोगे आर्टिकल 234 बोलता है कि न्यायिक सेवाएं, मतलब जो भी आपकी जो न्यायिक सेवाएं होती हैं, ठीक है, मतलब तो उसमें जितनी भर्तियाँ होती हैं, ठीक है, तो भर्तियाँ जो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। देखो राज्य लोक सेवा आयोग तो यही आपके क्या करते हैं कि इनके ही द्वारा आपकी जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी, ठीक है, वैकेंसी आएंगी, यही आप उसको संचालित करेंगे और यही उसको आयोजित करेंगे, ठीक है। तो किससे संबंधित, जितनी भी आपकी न्यायिक सेवाएं होंगी, ठीक है, न्यायिक सेवाएं जितनी भी होंगी तो किसके तहत निकाली जाएंगी, आपकी जो भी आपके मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित की जाएंगी और उनके द्वारा ही निकाली जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आर्टिकल 234 के बारे में, ठीक है। देखो अब अगला भाग आता है आपका पार्ट 7, ठीक है। तो पार्ट 7 प्रेजेंट टाइम में संविधान में नहीं है। तो पार्ट 8 में क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है संघ शासित क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, यूनियन टेरिटरीज मीन्स संघ शासित क्षेत्र या मतलब प्रदेश, ठीक है, उनके बारे में, यूटीज के बारे में दिया हुआ है। जो कि हम जो दो पढ़ते हैं आर्टिकल कितने, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 239 से लेकर 241, 239 से लेकर 241 तक पढ़ते हैं, ठीक है। अब याद रखोगे। अब देखो इसमें देखते हैं कि पहला जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, पहला कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल अगर हम देखें कि आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 क्या बोलता है, तो 239 का फर्स्ट देखो तो उसका पहला फर्स्ट आर्टिकल बोलता है, इसका मतलब क्या है कि सभी जो भी संघ शासित जो भी क्षेत्र हैं, जितने भी मतलब सभी यूटीज हैं, इनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाएगा। तो इनका जो भी प्रशासन किसके द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करेंगे, ठीक है। अब देखो तो इनका जो प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति चलाएंगे, ठीक है, और जिसके लिए ये प्रशासन चलाने के लिए एक क्या करेंगे, वहाँ का एक प्रशासक नियुक्त कर देंगे, ठीक है, वहाँ का एक प्रशासक नियुक्त कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन नियुक्त करेंगे, आपको प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के अंतर्गत मतलब आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत ही कौन आता है, आपका जितनी भी ड्यूटीज हैं वो सभी उनके अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। अब याद रखोगे ये कौन आपका बोलता है आर्टिकल 239 का फर्स्ट, ठीक है। तो अगला देखेंगे 239 का एम क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 239 का एम दिया हुआ है, अब याद रखोगे कि जो भी दो संसद है, संसद को अधिकार रहता है कि वह किसी भी संघ शासित क्षेत्र मतलब यूटीज, मतलब कि यूटी के बारे में बात की जा रही है कि यूटीज में विधानसभा का गठन एवं विघटन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसको, पार्लियामेंट मतलब संसद, ठीक है, संसद मतलब पार्लियामेंट को हक होते हैं। तो किसी भी यूटी मतलब किसी भी यूटी में वो क्या कर सकते हैं, अब वहाँ की जो भी विधानसभा होगी उससे या विधानसभा को क्या करेंगे, वो गठन भी कर सकते हैं, गठन भी एंड उसका विघटन भी कर सकते हैं, ठीक है, विघटन भी जोड़ सकते हैं एंड उसको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर होती है किसके पास, ये होती है संसद के पास पावर, ठीक है, सभी यूटीज के लिए। ये आपका आर्टिकल कौन सा, ये इनको पावर मिली किससे, आर्टिकल 239 के एक तहत, ठीक है, आर्टिकल 39 2 के तहत, सॉरी आर्टिकल 239 का ए, ठीक है। ये तो ये क्या था, आर्टिकल 239 का मतलब फर्स्ट।
देखो अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 क्या बोलता है? देखो 240 बोलता है कि जितनी भी आपकी यूटीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होते हैं? तो सभी यूटीज के लिए जो भी जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, वो सिर्फ अधिकार किसके पास? वो सिर्फ अधिकार प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति जी के पास में है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास में। तो वहाँ के जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, ठीक है, जितने भी नियम कानून नए बनेंगे, वो सिर्फ कौन? आपके प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति ही बना सकते हैं, ठीक है। देखो अगला आपका आर्टिकल है 241। 241 का फर्स्ट क्या बोलता है कि प्रत्येक जितनी भी आपकी यूटीज हैं, ठीक है, जितनी आपकी यूटीज हैं, उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उनके लिए क्या होगा? एक उच्च मतलब एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट होगा प्रत्येक यूटीज के लिए। ये कौन बोलता है? आपका आर्टिकल 241, ठीक है, आर्टिकल 241। देखो तो ये थे आज मतलब कि, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो ये थी आज आपकी क्लास, ठीक है, जो जिसमें हमने पढ़ा कि आपके जितने भी यूटीज हैं उनकी क्या पावर्स होती हैं हमने, और उसके पीछे जुडिशरी सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो अब इसके जो भी आगे पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 9 का ए, जिसमें क्या दिया हुआ है कि आपको पंचायत और नगर पालिका के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, लोकल गवर्नेंस, स्थानीय प्रशासन, पंचायत, तो उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उनके सबके डिटेल में आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।